में की है। सच कहूं ममता, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए ना ज्यादा उठापटक नहीं करना पड़ा और मेरी बेटी बहुत ही अच्छे घर में ब्याह कर गई है, लेकिन बेटे के लिए ना मुझे बहुत परेशान होना पड़ा था, क्योंकि तुम तो जानती हो ना ममता, मेरा बेटा हर मामले में परफेक्ट है। रुपयों पैसों की भी कोई कमी नहीं है हमारे घर। अब मुझे ऐसी वैसी बहू तो चाहिए नहीं थी, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए थी जो हमारे स्टेटस से मेल खाए। इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बहू ढूंढने में। हाँ, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी आपको, लेकिन आपकी बहू में कोई कमी नहीं है। जैसी बहू आप चाहते थे आपके घर तो वैसी ही बहू आई है। हाँ ममता, मेरी बहू ने MBA किया है और वो एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर है, और बहू के मायके वाले भी ना हमारे स्टेटस से बिल्कुल मैच खाते हैं। अरे इसीलिए तो आई हूँ भाभी, जरा हमारी भी मदद करें आप। ठीक है, जैसे मुझे किसी अच्छे रिश्ते के बारे में पता चले मैं तुम्हें खबर करूंगी ममता। ठीक है भाभी, चलती हूँ मैं। तो ये है साधना जी। साधना जी का एक बेटा और एक बेटी है। साधना जी की बेटी की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार में हुई थी। वहीं बेटे की शादी PWD से इंजीनियर के पद से रिटायर अशोक जी की बेटी कुसुम से हुई थी। कुल मिलाकर साधना जी के परिवार का स्टेटस और अशोक जी के परिवार का स्टेटस लगभग एक जैसा था, क्योंकि साधना जी के पति भी बिजली विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, जो पिछले साल ही रिटायर हुए हैं। साधना जी हर किसी से कहती फिरती थी कि वो और उनके पति एक परफेक्ट सास ससुर बनेंगे, क्योंकि उन लोगों के घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी और उन्होंने रिश्ता भी अपनी बराबरी वालों से ही किया था। साधना जी की बहू को आए धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत जाता है। अब तो कुसुम ने अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी। अब तो धीरे धीरे घर में सामंजस्य की दिक्कत भी दिखने लगी थी, क्योंकि साधना जी कुछ ज्यादा ही दबदबा रखना चाहती थी। साधना जी यही सोचती थी कि हर कोई उनसे दबकर रहे। पहले वह सिर्फ पति और अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी और पूरे घर में उन्हीं का राज चलता था, इसलिए कभी कोई कला की वजह नहीं होती थी। लेकिन अब बहू के आ जाने के बाद अब तो साधना जी को ऐसा लगता था कि ये घर साधना जी का है और यहाँ पर सब कुछ उनके हिसाब से ही होना चाहिए। अरे कुसुम, आज तो आने में बड़ी देर कर दी तुमने। हाँ मम्मी जी, इतने दिनों के बाद आज मैंने अपना कार्यभार संभाला, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। अच्छा सुनो, मैंने राजमा भिगा दिए थे, तुम राजमा चावल बना लेना। ठीक है मम्मी जी। साधना जी के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए काम वाली बाई लगी हुई थी, सिर्फ उनकी बहू कुसुम रसोई संभालती थी। अरे ये क्या, मैंने तो आलू और मटर सुबह ही उबाल लिए थे, लेकिन मम्मी जी ने राजमा भिगो दिए। मैं एक काम करती हूँ, राजमा को फ्रिज में ही रख देती हूँ और अभी आलू मटर बना लेती हूँ। राजमा तो मैं सुबह बना लूंगी। कुसुम इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो राजमा की जगह यदि आलू मटर बनाएगी तो उसकी सास इस तरह से उसके ऊपर गुस्सा करेगी, और कुसुम आलू मटर बना लेती है। लेकिन जैसे ही कुसुम की सास देखती है कि कुसुम ने उनकी बात ना मानकर अपनी मर्जी चलाई है, उनकी सास को बेहद गुस्सा आ जाता है। 4 रोज हुआ नहीं इसे किचन संभालते और ये तो अपनी मर्जी चलाने लगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, ये मेरा घर है और यहाँ मेरा राज चलेगा। मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ। कुसुम, कुसुम। जी मम्मी जी, क्या हुआ? देखो कुसुम, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देती हूँ, ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मेरी मर्जी होगी। अपनी मर्जी चलानी है तो अपने घर में जाकर चलाओ। लेकिन मम्मी जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसके लिए आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? कुसुम, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम्हें राजमा चावल बनाना है और तुमने ये आलू मटर बना लिया। वो मम्मी जी, देखो मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, आइंदा याद रखना। देख शेखर, तू समझा दे अपनी पत्नी को साफ साफ, यहाँ हमेशा ना मेरी ही मर्जी चली है और आगे भी चलेगी। ठीक है माँ। शेखर जी, मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी मम्मी ऐसा क्यों कहती है। आखिर यह मेरा भी तो घर है ना, और वैसे भी उनके बाद तो इस घर की मालकिन मैं ही बनूंगी। बेचारी कुसुम अपने पति से रोते हुए अपनी सास की शिकायत करती है, लेकिन शेखर भी अपनी माँ को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वो कुसुम से ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस यही कहता कि प्लीज एडजस्ट कर लो। साधना जी हर बात में अपनी बहू को रोकती टोकती थी, और वो ये बात बिल्कुल समझने को तैयार नहीं थी कि जिस तरह वो इस घर की बहू के बाद मालकिन बनी है, उसी तरह उनकी बहू भी इस घर की मालकिन बनेगी उनके बाद। साधना जी का कहना था कि ये घर उनके पति की मेहनत के पैसों से बना है, इसलिए इस घर पर एक छत्र उनका ही साम्राज्य होगा। साधना जी इस बात को समझने को तैयार ही नहीं थी कि उनके बाद उनकी इकलौती बहू ही इस घर की मालकिन होगी। साधना जी अपने अड़ियल स्वभाव के कारण अपनी बहू कुसुम को एक काम भी उस घर में अपनी मर्जी का नहीं करने देती थी, लेकिन बेचारी कुसुम अपने पति शेखर की वजह से चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इस तरह साधना जी अपनी बहू कुसुम को अलग अलग तरह से परेशान करना शुरू कर चुकी थी। सुनिए जी, मैंने अलमारी में लॉक कर दिया है, चाबी वहीं टेबल पर रखी है। हाँ, मैं अकेली घर में रहती हूँ ना, तभी तो तुम अपनी अलमारी में लॉक लगाकर ऑफिस जा रही हो। तुम्हें लगता है ना कहीं मैं तुम्हारी अलमारी से कुछ चुरा ना लूं। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं अपने साथ चाबी लेकर नहीं जा रही हूँ, और मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मैं इतनी घटिया हरकत करूंगी और अपनी ऐसी हरकत से अपने रिश्तों को खराब करूंगी। मैंने तो अभी आपके सामने कहा ना कि चाबी मैंने टेबल पर रखी है। मम्मी जी, दिन भर इस घर में काम वालों का आना जाना लगा रहता है, और अलमारी में कैश और महंगे गहने भी तो रखे हुए हैं ना। अरे मैं सब समझती हूँ, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? बेटा कुसुम, ऑफिस जाते जाते अपना दिमाग खराब मत करो, तुम जाओ बेटा, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही। जी पापा जी। अरे ये क्या हरकत है साधना, तुम अपनी बहू को ताना मारने का बहाना ही ढूंढते रहती हो, जबकि तुम खुद ही तो अपनी अलमारी को लॉक करके अपने कमरे में चाबी खोद कर रखती हो, फिर भी बेचारी बहू को उल्टा सीधा सुनाती हो। देखिए जी, आप इन जबरदस्ती के मामलों में मत पड़िए,
ये तो साधना जी के घर में आए दिन कोरोना हो गया था। धन दौलत रुपए पैसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी साधना जी किसी भी तरह अपनी बहू को बस परेशान ही किया करती थी। कुसुम शेखर से शिकायत करने लगी थी, कहती उसकी माँ बहुत ही डोमिनेटिंग है, हर चीज में वो कुसुम को दबाते रहती है। लेकिन शेखर कुसुम से कहता कि कुछ दिन एडजस्ट कर लो, कुछ दिनों बाद माँ शांत हो जाएगी। शेखर अपनी पत्नी को समझाता कि अगर वो कुछ नहीं कहेगी तो उसकी माँ कब तक अकेले सिर फोड़ेगी, लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है चुपचाप जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। शेखर कहता कि लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आखिर रहना तो हम सब लोगों को एक साथ है। कुसुम भी शेखर की बात को ठीक समझती थी, कहती थी कि फालतू की लड़ाई झगड़े और बहस करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन दिन ब दिन साधना जी का व्यवहार सुधरने की जगह बिगड़ने लगा था। अब तो घर का ये हाल हो गया था कि साधना जी यदि किसी काम से बाहर जाती तो अपने अलमारी के साथ साथ अपने कमरे को लॉक करके चाबी अपने कमर में खोज कर जाती, और ये सब कुसुम देखती तो उसे बहुत ही बुरा लगता था। और साधना जी जानबूझकर संडे को ही ऐसी हरकत करती थी, क्योंकि संडे को उनकी बहू दिन भर घर में रहती थी। अरे मम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? जा रही हूँ मैं अपनी सहेली के घर। देख लो आप अपनी मम्मी को, मैं घर में हूँ और वो अपना कमरा लॉक करके चाबी कमर में खोज कर जा रही है। क्या मैं उनका कुछ चुरा लूंगी? अरे छोड़ो यार कुसुम, फालतू के बहस से कोई मतलब नहीं। देखो कुसुम, आज संडे है और तुम आज अपना मूड खराब मत करो। चलो हम लोग साथ में बैठकर मूवी देखते हैं। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, कल दीदी आने वाली है। ठीक है, सच ही कहते हो, बेकार में दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं है। रिया, तुम आ गई बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ मम्मी, कैसी है आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा। अच्छा तू सीधे मेरे कमरे में चल, मैंने कुछ खरीदा है, चल दिखाती हूँ तुझे। हाँ चलिए मम्मी। एक दिन साधना जी की बेटी रिया आती है घर में। साधना जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और वो अपनी बेटी को खुशी खुशी अपने कमरे में ले आती है और उसे अलमारी में से कुछ गहने निकाल कर दिखाती है। साधना जी अपनी बेटी को गहने दिखा ही रही थी कि अचानक कुसुम चाय लेकर साधना जी के कमरे में आ जाती है। लेकिन जैसे ही साधना जी की नजर अपनी बहू कुसुम पर पड़ती है, साधना जी तुरंत उन गहनों को अलमारी में रखकर अलमारी बंद कर देती है और अपनी बहू से गुस्से में कहती है, साधना जी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुसुम को ये सुनकर बहुत ज्यादा ही बुरा लगा और कुसुम ने भी अपनी सास से कहा, क्यों मम्मी जी, ये मेरा घर नहीं है क्या? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, उसका क्या मतलब? नहीं, ये मेरा घर है और ये मेरा कमरा है, तो मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना आना मत कभी। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये चाय देने आई थी, आज के बाद नहीं आऊंगी आपके कमरे में। कुसुम को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत अपने सास के कमरे से बाहर आ जाती है। अरे ये ऐसा ही करती है, बिना पूछे मेरे कमरे में आ जाती है, लेकिन आज के बाद ना इसकी हिम्मत नहीं होगी मेरे कमरे में आने की। तू चाय पी बेटा। रिया भी बिल्कुल अपनी माँ की ही तरह थी। एक दिन रिया ने देखा कि उसकी भाभी आ रही है, तो अपनी भाभी को जलाने के लिए वो जानबूझकर अपनी मम्मी से उनकी अलमारी की चाबी मांगती है। मम्मी जरा आप अपनी अलमारी की चाबी तो देना, मुझे ना कुछ सामान निकालना था आपकी अलमारी से। हाँ ले लेना बेटा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, ले जब तेरा मन जो करे वो निकाल ले। ये देखकर कुसुम को बहुत ही बुरा लगता है कि बेटी माँ की अलमारी से कुछ भी गायब नहीं करेगी, लेकिन बहू के ऊपर भरोसा नहीं है उन्हें लगता है कि उनकी बहू उनकी अलमारी से कुछ गायब कर लेगी। साधना जी को भी ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि उनकी बहू को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी साधना जी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कुसुम इस बात का विरोध भी करती तो साधना जी का साफ कहना था कि ये मेरा घर है और यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा, और हमेशा इस बात की शिकायत कुसुम अपने पति से करती, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। अरे मैं क्या क्या बर्दाश्त करूँ जी, आजकल तो मम्मी मुझे नीचे दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और मैं उनकी बातों का विरोध करती हूँ तो कहती है कि ये उनका घर है और यदि मुझे अपनी मर्जी चलानी है तो मैं अपना घर खुद खरीद लूँ। मैं जानता हूँ कुसुम अपनी माँ के व्यवहार को, लेकिन देखो प्लीज, जो जैसा चल रहा है ना उसे वैसा चलने दो। लेकिन जी हर बात की एक हद होती है, मम्मी जी तो यहाँ तक कह देती है मुझे कि ये मेरा घर है, निकलो मेरे घर से। जानता हूँ कुसुम, सब जानता हूँ। अरे हम लोग अपना घर खरीद भी लेंगे तो दुनिया वाले तो हमें ही नाम रखेंगे ना, इसलिए देखो शांति से जो जैसा चल रहा है चलने दो प्लीज। कुसुम शेखर से बहुत प्यार करती थी और शेखर भी कुसुम का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए कुसुम अपने पति के बारे में सोचकर चुप रह जाती थी। बड़ी आई थी तेरी बराबरी करने। अरे ये समझती क्या है अपने आप को, लगता है ये मेरे घर को ना अपना घर समझने लगी है। साधना तुम क्यों ये फालतू के काम करते रहती हो? अरे कुसुम बहू है इस घर की और उसका पूरा हक है इस घर पर हर जगह आने जाने का। अरे हर सामान को छूने का, तुम फालतू के रातें क्यों फैलाते रहती हो? एक बात याद रखना साधना, जिस दिन बहू का मुंह खुल गया ना उस दिन नुकसान तुम्हारा ही होना है, क्योंकि बेचारी कुसुम ना बहुत कुछ बर्दाश्त करके चल रही है इस घर में, और एक तुम हो जो अपना स्वभाव बदल ही नहीं रही हो। देखिए जी, ये फालतू की बात मत कीजिए आप मेरे सामने। अरे वो क्या मुझे बर्दाश्त कर रही है, मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ और मैं उसके ऊपर आश्रित नहीं हूँ। ये घर मेरा है तो मेरे हिसाब से ही सब कुछ चलेगा, और आप भी इस बात को जान लीजिए, वो मेरे घर में रहती है, मैं उसके नहीं। अच्छी खासी पेंशन पाते हैं आप, और कोई मैं अपने बेटे बहू के पैसों का नहीं खा रही हूँ जो उनसे दबूंगी, और उसे इतनी ही दिक्कत है ना तो वो निकल जाए मेरे घर से। ठीक है, तुम्हें समझाने का कोई मतलब नहीं। इस तरह साधना जी किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी, वो तो एक अलग ही गुमान में जी रही थी। लेकिन दिन ब दिन साधना जी की हरकतें और बिगड़ते जा रही थी और समय समय पर उनकी बेटी घर आके आग में घी डालने का काम करती थी।
और जब भी रिया अपने मायके आती तो अपनी भाभी को ये एहसास दिला देती कि देखो भाभी, इस घर में आज मेरी जो जगह है वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। कुसुम, तुम्हें तो गोभी के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर तुमने नाश्ते में गोभी के पराठे क्यों बनाए? मम्मी जी ने कहा था जी, इसलिए बनाना पड़ा। अरे तो तुमने अपने लिए कुछ नहीं बनाया? अरे आप मेरी चिंता छोड़िए जी। सुनिए शेखर जी, मेरी अच्छी खासी सैलरी है, मैं ऑफिस के साथ ना किचन मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, आप एक कुक देख लीजिए। ठीक है कुसुम। अरे भाभी आइए बैठिए ना, मैं आपको गोभी के पराठे सर्व करती हूँ। अरे क्या हो गया भाभी, क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? मैं आपसे इतने अच्छे से बात कर रही हूँ और आप मुझसे मुंह फेर कर जा रही हैं। तुम बहू होकर भी इस घर की मालकिन होने का सपना देखना भूल जाओ, क्योंकि इस घर की मालकिन तुम नहीं, मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी के साथ साथ मैं हूँ। देखो रिया, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों से लड़ नहीं सकती, बात ये है कि मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहती। कुसुम किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, साथ ही अपने ससुर जी का भी सम्मान करती है। क्योंकि कुसुम को पता था यदि वो किसी की बात का जवाब देकर घर में कलह करेगी तो बदनामी उनके ससुर जी की होगी। कुसुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि कुसुम जी के ससुर बहुत ही समझदार किस्म के इंसान थे और वो घर में सुखद वातावरण चाहते थे, इसलिए कुसुम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते रहती है। कुसुम की चुप्पी की वजह से घर का माहौल लगभग ठीक ठाक था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि शोभा जी का ताना सा रवैया जो धीरे धीरे रिश्ते को बिखेरते जा रहा था। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगता है और एक दिन कुसुम अपने साथ इंटीरियर वालों को लेकर आती है, क्योंकि उसे अपने कमरे में कुछ चेंजेस करवाना था, क्योंकि कपड़े रखने में स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए भैया, चल के कमरे का स्पेस देख लीजिए। कुसुम, कौन है ये? मम्मी जी, ये इंटीरियर वाले भैया हैं, मुझे अपने कमरे में कुछ चेंजेस करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ लेकर आई हूँ। मेरे कमरे में मुझे एक कंप्यूटर टेबल की जरूरत है और अलमारी में भी थोड़ा कम स्पेस है। खबरदार, जो तुमने मेरे घर में अपनी मनमर्जी चलाई, यह मेरा घर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में अपनी मर्जी से इंटीरियर करवाने की? मैडम, मैं बाहर वेट करता हूँ। अरे तुमने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना ले लिया? मम्मी जी, इंटीरियर मैं पूरे घर का नहीं करवा रही, सिर्फ मुझे अपने कमरे में करवाना है। और मम्मी जी, वो मेरा रूम है और मैं अपने रूम को अपने हिसाब से करवाना चाह रही हूँ, इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात है? मुझे इस रूम में रहना है तो मुझे क्या दिक्कत है ये तो मुझे ही पता है ना। और मैं उन दिक्कतों को ठीक कराने के लिए थोड़ा सा इंटीरियर करवा रही हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? शट अप, मुझसे जुबान मत लड़ाओ, और ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, कोई इंटीरियर नहीं होगा मेरे घर में। जो रूम जैसा बना है वो ठीक वैसा ही रहेगा, अपने हिसाब से सब कुछ करना है तो अपने लिए अपने पैसे से घर खरीद लो। और मेरे जीते जी ना मेरे घर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि मैंने ये सारा घर और सारे कमरे अपने हिसाब से बनवाया है, और तुम्हें समझ नहीं आता तो निकल जाओ मेरे घर से, बनवा लो अपनी मेहनत की कमाई से कोई घर। अरे तुम्हें इस घर की बहू होने का गुमान है ना, तो देख लो इस घर का एक फर्नीचर भी तुम अपनी मर्जी से नहीं बनवा सकती हो। वैसे मम्मी, इंटीरियर वाला आ ही गया है तो उसे मेरा कमरा दिखा दीजिए, मेरे कमरे का ड्रेसिंग ना बहुत पुराना सा खराब दिखता है, वहाँ कुछ नया करवा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, अगर तेरे रूम में कोई समस्या है तो मैं वहाँ इंटीरियर करवा देती हूँ, बुला के ले आओ उस इंटीरियर वाले भैया को। ये सब देखकर कुसुम के कलेजे में आग लग जाती है और वो गुस्से से अपने कमरे की ओर जाती है और वो जाकर फिर से अपनी पति शेखर से इस बारे में शिकायत करती है। लेकिन शेखर हमेशा की तरह अपनी पत्नी को चुप रहने को कहता है, लेकिन इस बार कुसुम चुप नहीं रहती। अरे क्या चुप रहूं शेखर जी, आज तुम्हारे चुप रहने की वजह से यह हालत हो गई है मेरी कि एक कील तक ठोकने का अधिकार नहीं है मुझे इस घर में। अरे बार बार आपकी मम्मी मुझसे कहती है कि घर में बदलाव करने का शौक है तो अपने घर में जाकर करो। अरे रोज रोज इस घर में मेरे आत्मसम्मान को तार-तार किया जाता है और आप मुझसे कहते हैं कि मैं चुप रहूं। अरे कुसुम, तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगी तो दुनिया तुम्हें सही समझेगी? सब बहू को ही गलत समझते हैं, क्योंकि सास बुजुर्ग हो जाती है तो सबको लगता है कि सास बेचारी है। मैं अच्छे से जानता हूँ कुसुम, सारी गलती मेरी मम्मी की है, और मेरी बहन भी समय समय पर आग में घी डालने का काम करती है। लेकिन मैं आज भी तुमसे यही बात कहूंगा कि ये सब कुछ सालों की बात है, अगर तुमने कुछ साल बर्दाश्त कर लिया तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं शेखर जी, बर्दाश्त करने से समस्या कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि बढ़ती ही जाएगी। लेकिन कुसुम, एक बार पापा के बारे में भी तो सोच कर देखो, बेचारे पापा चाह कर भी वो हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। बेचारे पापा तो बुरी तरीके से फंस गए हैं कि पत्नी का साथ दे कि बेटे बहू का साथ दे। हाँ जी, मैं पापा जी के बारे में ही सोचकर तो चुप रह जाती हूँ, वरना मम्मी जी ने तो मुझे इतने चोट दिए हैं कि जब भी मैं सोचती हूँ उनके बारे में तो सोच सोचकर मैं पागल हो जाती हूँ। आपके ही तरह पापा जी तो रिया दीदी के भी पापा हैं, लेकिन वो एक बार भी अपने पापा के बारे में नहीं सोचती और हर 15 दिन में आकर यहाँ आग में घी डालने का काम करती है। और जब वो यहाँ नहीं रहती तो मम्मी को फोन में बरगलाती रहती है, लेकिन मम्मी भी कोई कम नहीं है। अच्छा सुनो कुसुम, ये सब जाने दो, अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी है, बताओ हम लोग कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? कहीं नहीं जी, मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मम्मी पापा जी को ठीक नहीं लगेगा कि हमारी दूसरी एनिवर्सरी है और हम लोग ऐसे कैसे सेलिब्रेट नहीं किए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम लोग घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं और ज्यादा किसी को नहीं, अपने कुछ खास रिश्तेदारों को ही बुला लेंगे। सुनिए मम्मी, इस बार हम लोग अपनी एनिवर्सरी में कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, बल्कि घर में ही एक छोटी सी पार्टी देना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, छोटी सी पार्टी ही दे दो। वैसे भी तुम्हारी बहन तो अपने मामा ससुर के यहाँ जाने वाली है, तो तुम्हारी एनिवर्सरी में तो वो रहेगी नहीं। धीरे धीरे एक हफ्ते का समय बीत जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब शेखर और कुसुम की शादी की सालगिरह होती है।
शेखर और कुसुम की शादी की सालगिरह की एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी, जिसमें कुसुम के मम्मी पापा और भैया भाभी भी आए हुए थे। एनिवर्सरी के कार्यक्रम खत्म होने के बाद लगभग सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन बस कुसुम के मम्मी पापा और भैया भाभी ठहरे हुए थे। चूंकि रिया एनिवर्सरी में नहीं आई थी, तो उसका कमरा खाली था। इसलिए कुसुम ने सोचा कि गेस्ट रूम में उसके मम्मी पापा ठहर जाएंगे और उसकी ननद के कमरे में उसके भैया भाभी। लेकिन साधना जी को जैसे पता चलता है कि उनकी बेटी के कमरे में उनकी बहू के भैया भाभी ठहरे हुए हैं, साधना को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। मम्मी पापा, आप लोग गेस्ट रूम में ठहर जाइए और भैया भाभी दीदी के कमरे में ठहर जाएंगी, क्योंकि दीदी तो आई नहीं है। हाँ बेटा, आप लोग बैठकर टीवी देखिए, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे दीदी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? अरे नहीं भाभी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वैसे भी मेरी शादी के बाद दूसरी बार आप लोग हमारे घर आए हैं। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अरे रिया बेटा, आज तू भी होती पार्टी में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, तेरे बिना सुना सुना सा लग रहा था मुझे। मम्मी जी, अच्छा ठीक है रिया, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मम्मी जी, मैंने मम्मी पापा को गेस्ट रूम में ठहरने के लिए कहा है, और दीदी का कमरा तो वैसे भी खाली है, इसलिए मैंने भैया भाभी को दीदी के कमरे में ठहरने के लिए कहा है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी के रूम में तुम अपने भैया भाभी को ठहराओगी? मम्मी जी, ये क्या? जरा धीरे बोलिए, अगर मेरे मम्मी पापा सुन लेंगे तो? सुन लेंगे तो सुने, मुझे उनसे क्या? वो मेरी बेटी का रूम है और तुम धीरे धीरे मेरी बेटी का हक उसके मायके से खत्म करना चाहती हो। वो रूम मेरी बेटी का है और हमेशा उसी का रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी के कमरे में अपने भैया भाभी को ठहराने की बात कर रही हो? वैसे भी मेरी बेटी के सामान में इतना कीमती सामान रखा हुआ है, इधर उधर से खुला पड़ा हुआ है, और वैसे भी एक दो दिनों से इस घर में बाहरी लोगों का बहुत आना जाना हो रहा है। अगर कोई सामान गायब हो गया तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? साधना जी की इन उल्टी सीधी बातों से आज कुसुम का आत्मसम्मान तार तार हो गया था, और कुसुम की सास की सारी बातें कुसुम के मम्मी पापा और भैया भाभी ने सुन ली थी। आज तो कुसुम के सब्र का बांध टूट गया था, क्योंकि आज साधना देवी ने कुसुम के साथ साथ उसके मम्मी पापा और भैया भाभी की भी बेइज्जती की थी। कुसुम के साथ साथ ही शेखर और शेखर के पिताजी की भी सब्र का बांध टूट चुका था, क्योंकि आज साधना देवी ने अपनी सारी सीमाएं लांघ चुकी थी। कुसुम के मम्मी पापा को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगा था। अरे कुसुम बेटा, हम लोग जा रहे हैं, तुम परेशान मत हो। हाँ बेटा, वैसे तो रात भी बहुत हो चुकी है, अभी घर जाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम लोग किसी होटल में रुक जाते हैं, सुबह निकल जाएंगे। मम्मी पापा जी, हम लोग आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और विनती करते हैं, प्लीज ऐसे रात को मत जाइए आप लोग। हाँ समझी जी, मेरी पत्नी तो पागल है, वो कुछ भी बोल देती है, लेकिन देखिए मैं अपनी पत्नी की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं समझी जी, इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है कुसुम बेटा, हम लोग जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन कुसुम के मायके वालों का तो आत्मसम्मान तार तार हो गया था, वो किसी भी कीमत में अब कुसुम के ससुराल में रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुसुम क्या, अब तो ये किसी भी लड़की के लिए साधारण बात नहीं है, वो ऐसे ही अपनी सास की बात को जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए कुसुम ने अपनी सास को जवाब देने का फैसला किया। मम्मी जी, आप अपने आप को समझती क्या है? आपके पति बहुत बड़े इंजीनियर है, बहुत पैसा कमाया है, उन्होंने अपना घर बनाया है, तो क्या मेरा पति भिखारी है? और मेरा पति भी उतना ही कमाता है जितना आपके पति ने कमाया है, और आप ये मत भूलिए कि मैं भी कमाती हूँ और अपने पति के बराबर कमाती हूँ। और आपको आपके पति की पेंशन का इतना घमंड है ना, तो सुनिए, आपके हिसाब से तो मेरे पास दुगनी सैलरी आती है, तो किस बात का घमंड है आपको? बात बात पर आप यह बोलती रहती है कि निकलो मेरे घर से, ये मेरा घर है। दुनिया में सिर्फ आपने घर बनवाया है और कोई दूसरा अपना घर नहीं बनवा सकता क्या? आज आपने मेरे मम्मी पापा का अपमान किया, क्यों? मेरे मम्मी पापा क्या आप लोगों से कम है? मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते थे और वह भी रिटायर्ड है। अरे अच्छा खासा घर है हमारा, किसी बात की कोई कमी नहीं है, मेरा भाई भी अच्छा खासा कमाता है और पढ़ाई लिखाई में भी हम किसी से कम नहीं है, और ना ही हम लोगों के पास रुपए पैसों की कोई कमी है। फिर आप किस गुमान में जीती हैं? आपके पास ही दौलत है क्या? चलिए आज आपका एक और गुमान तोड़ देती हूँ मैं। बहुत घमंड है ना आपको अपने पैसों का। आपको पता है आपके पास जो पैसे है ना, वह आपके पति की मेहनत की कमाई है, और जो कुछ है वही है, कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पूर्वज आपके लिए कुछ छोड़कर नहीं गए। आपका घमंड तोड़ने के लिए ये बात बताना बहुत जरूरी है कि मेरे मम्मी पापा पैसों के मामले में आपसे बहुत ज्यादा आगे हैं, क्योंकि मेरे पापा ना अपने पापा के इकलौते बेटे थे, इसलिए मेरे पापा के पास पुश्तैनी जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है। तो फिर बताइए आपको इतना घमंड किस बात का है? मैंने आज तक आपको पलटकर जवाब नहीं दिया और मेरे चुप रहने की वजह से आपका घमंड बढ़ता ही गया। अरे आपको क्या लगता है मम्मी जी, आप दिन भर में 50 बार यह बोलते फिरती हैं कि ये मेरा घर है, मेरा घर है। तो एक बात बताइए, क्या आपने ये घर अपने कमाई के पैसों से बनवाया है? और आपको क्या लगता है कि मैं अपना घर नहीं बनवा सकती? आज मैं आपका घमंड तोड़कर राख कर दूंगी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। कुसुम, बस चुप रहिए आप, एक शब्द नहीं बोलेगा आज कोई। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, मैं जितना बर्दाश्त कर रही हूँ उतना ही आपकी माँ का दिमाग चढ़ता जा रहा है, और इनकी बेटी भी आकर आग में घी डालकर अपना उल्लू सीधा करके चली जाती है। बहुत घमंड है ना आपको आपके घर का, तो रखिए आप अपने घर को अपने पास। अरे कमी नहीं है मुझे किसी बात की, आप अपने अलमारी में ताला लगाकर चाबी अपने कमर में खोज कर रखती हैं, और वही चाबी मुझे जलाने के लिए आप अपनी बेटी को देती हैं। आप क्या सोचती हैं कि आपके अलमारी में जो जेवर रखे हुए हैं उसमें मेरी नीयत डोल जाएगी? अरे मम्मी जी, आपके पास क्या जेवर है? मुझे मेरी मम्मी पापा ने जितने जेवर दिए हैं ना, उतने जेवर तो आपके पास खुद
गरीब नहीं होंगे और मेरी सैलरी खुद इतनी है कि मैं हर महीने 1 तोले का जेवर बना सकती हूँ। कान खोल कर सुन लीजिए शेखर जी, अब मैं आपकी इस घमंडी माँ की हेकड़ी ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कल के कल में अपना घर चाहिए। सारी सेविंग लगा दो आप मेरी, लेकिन मुझे अब मेरा खुद का अपना घर चाहिए। कल ही घर पसंद करके कल ही घर खरीदो आप। मैं इस घमंडी औरत को ना इसकी औकात दिखा कर ही रहूंगी। अरे कुसुम बेटा, नहीं पापा जी, मैंने बहुत कोशिश की रिश्तों को संभालने की, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मेरे साथ साथ ये मेरे माता पिता के अपमान पर भी उतर आई है। और पापा जी, अब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब आप ना मेरे आत्मसम्मान को और ज्यादा तार-तार मत होने दीजिए। मेरा दुख तो आप समझ ही रहे हैं ना पापा जी, मैं अब इस घर में एक दिन और नहीं रहना चाहती। सुनिए जी, मैं जा रही हूँ अपने किसी फ्रेंड के घर। जब आप कल घर खरीद लेंगे ना, तब मुझे फोन करके बुला लेना, तब मैं अपने ही घर में आऊंगी। लेकिन इस घर में अब मैं एक कदम भी नहीं रखूंगी। अरे भगवान की दया से हमने इतनी सेविंग तो की है कि हम लोग कल के कल में अपना एक घर खरीद लेंगे। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। हाँ, एक बात और सुनिए मम्मी जी, आप अपनी घमंडी बेटी से कह दीजिएगा कि वो राखी बांधना आपकी अलमारी को आकर राखी बांध दे, और वो आपकी अलमारी से ही बोल दे कि जब कभी उसे मायके में भाई भाभी की जरूरत पड़े तो वो अलमारी ही उसके मायके पहुंच जाएगी, और वो अलमारी ही भाई भाभी का फर्ज निभाएंगे। कुसुम प्लीज। नहीं शेखर जी, ये मेरा आखिरी फैसला है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इस घर में। कुसुम कुसुम, मिल गई तुम्हें शांति? हो गया तुम्हारा घमंड चूर? हर वक्त मेरा घर, मेरे पैसे, मेरा जेवर, यही करती रहती थी ना तुम। लेकिन आज दिखा दी ना बहू ने तुम्हें तुम्हारी औकात। कुसुम सही ही तो कह रही थी, इस बात का घमंड है तुम्हें। तुमसे कहीं से भी 19 नहीं है वो, बल्कि तुमसे 20 ही है। फिर भी तुम्हारी तानाशाहियों को चुपचाप बर्दाश्त करते रही वो इतने दिन, और तुमने उसे उसकी कमजोरी समझा। इतने में भी तुम्हें शांति नहीं मिली तो तुम इतनी नीचता पर उतर आई कि बहू के मायके वालों को उन्हीं के सामने अपमानित करने लगी। अरे कोई भी बेटी ना अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिल गया ना अब तुम्हें जवाब। अब मालकिन बनकर बैठ जाओ इस घर में, रहो अकेले, काटो अकेले बुढ़ापा। अब देखो तुम यहाँ बैठकर तुम्हारे सुख दुख में कौन आता है तुम्हारा साथ देने। आएगी तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से तुम्हारी सेवा करने। बहू से तो तुमने ऐसा रिश्ता निभाया है कि वो अब तुम्हारे करीब आने से रही। आज तक तुम अपनी बेटी को लेकर चल रही थी ना, और आज अपनी बेटी के सह पर तुमने अपना घर पूरी तरह से तोड़ लिया है। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तुम्हें अपने बेटे बहू की अहमियत समझ में आएगी। अगर मेरी बात तुम्हें जरा भी समझ में आ रही होगी ना, तो अभी भी समय है, जाकर अपने बेटे बहू से माफी मांग लो। हो सकता है यदि उनका मन बदल जाए तो वो तुम्हें माफ कर दे। साधना जी को अपनी गलती समझ में आ गई थी, और साधना जी अपने किए पर इतना शर्मिंदा थी कि उनकी हिम्मत नहीं थी कि अपने बेटे बहू के सामने जाकर उनसे माफी मांग सके। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी?